वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जाना था। साथ साथ हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, m बराबर म्यू 0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। यस और नो? आज हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। रेडी एवरीवन? तो चलिए देखते हैं, गौर से देखते हैं सब लोग ध्यान से। जैसा कल प्लेन सर्कुलर कॉइल के बीच में आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, वैसे ही सोलेनॉइड्स के बीच में निकालना है। तैयार? आ जाओ इधर। ये भैया ये पहला सोलेनॉइड बना दिया मैंने, ठीक है बॉस। अब इसमें ये करंट बह रहा है। क्लियर? म्यूचुअल इंडक्शन तो तभी होगा ना जब दो कॉइलें होंगी। तो दूसरी कॉइल इसी के ऊपर लपेट दूं? ऊपर क्यों लपेटूं बताओ? जिससे प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए, इसीलिए तो लपेटा है। ये सर रो, इसको बोलते हैं आइडियल कपलिंग। क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे कल परसों में आपके सामने आएगा। फिलहाल दो सोलेनॉइड हैं, ठीक है? लिसन एवरीवन, दो सोलेनॉइड हैं। एक सोलेनॉइड में मैंने नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया n1 है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया n2 है। क्लियर? एक सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, दूसरे का a2 है। इन दोनों सोलेनॉइडों की लेंथ मैंने L मान ली, पहले की भी L है दूसरे की भी L है। तो गौर से सुनिएगा सब लोग। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब सोलेनॉइड तो आप समझ गए, कोएक्सियल का मतलब ये है कि दोनों सोलेनॉइड की एक्सिस सेम है। जैसे ये जो दो सोलेनॉइड बनाए तो दोनों की एक्सिस ऐसे ही तो होगी, तो क्या मैं इसे कोएक्सियल सोलेनॉइड नहीं बोल सकता? बोलो भैया, करें शुरुआत। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो कल हम लोग पढ़ रहे थे m बराबर फाई एस अपॉन आई पी, यही तो फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए। यस और नो? m इज इक्वल टू फाई एस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। फाई इज इक्वल टू पी ए कॉस थीटा, n नंबर ऑफ टर्न हो तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो n को क्या लिखूं? n2। b को B1 या B2? B1 क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, उसे जो भी मिल रहा है वो काय से मिल रहा है? प्राइमरी कॉइल से मिल रहा है। NB एरिया, एरिया कौन सी कॉइल का लूंगा? सेकेंडरी निकाल रहा हूं तो A2 cos 0 डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल में करंट मैंने मान लिया I करंट बह रहा है तो I लिख दिया। क्लियर है? IP मानते तो IP लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सीन क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ, बस अब क्या बचा नहीं, खत्म कहानी। n2 अपॉन आई। हाँ भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, बताओ क्या फॉर्मूला है? तो म्यू 0 प्राइमरी का ले रहे हैं तो n की जगह n1 आई, तो आई मान रहे हो आप, अपॉन l, लेंथ दोनों की सेम ले रहे हो l, राइट? A2 भैंसा की cos 0 कितना होता है? 1 लिखूं? आई से आई, तो ये आ गया आपका म्यू 0 n1 n2 A2 अपॉन L। ये आपका रिलेशन आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। होप यू अंडरस्टैंड। चलो फैक्टर अफेक्टिंग नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? यहां तक कर देना, पर्याप्त है। क्लियर? इसके बाद आपको एक नोट भी दिया हुआ है नोट्सों में, उसको भी समझ लो लगे याद। बच्चों याद है अपन ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है? पढ़ा था। तो आप बताओ मुझे n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द प्राइमरी कॉइल, तो मैं इसे ऐसे लिखूं n1 अपॉन L। क्या आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? n1 L। काहुआ को परेशानी? ऐसे ही n2 बराबर क्या हो जाएगा? n2L। का गलत कर दो मैंने लाला रे, तो मैं जहां फार्मूला है ऐसे लिख सकता हूं, m बराबर म्यू 0 कैपिटल n1 की जगह n1L, चलो n2 की जगह n2L। A2 भैंसों की अपॉन L भैंसों की भैंसों, L से L कट गए,
तो m बराबर आपका हो गया μ0 n1 n2 a2 और l। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सारी चीजें गई बाढ़ में, पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये देख रहे हो आप, आप यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होते थे। यस और नो? बोले भैया, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना? इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता था। प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज कर रहे हो, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होता था। जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था तो सेल्फ इंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, ये प्राइमरी कॉइल है, करंट की वैल्यू में चेंज करते थे, करंट की वैल्यू में चेंज करने से इसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होता था। तो बताओ इन दोनों फिनोमेना में से कौन से फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट की वैल्यू को इफेक्ट करेगा और किसमें नहीं करेगा? सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट इसी कॉइल में पैदा हो रहा है, इसलिए वो मेन करंट को इफेक्ट करेगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है, इसलिए वो प्राइमरी कॉइल के मेन करंट को इफेक्ट। जो बोला पल्ले पड़ा, तो बस खत्म कहानी, कुछ बचा नहीं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस आपका हो गया, बस ध्यान से सुनिएगा। आप ही बताइए, सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना के लिए कितने कॉइल चाहिए? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए तो पॉइंट बना सकता हूं, इट हैज वन कॉइल। सेल्फ इंडक्शन में इट हैज टू कॉइल्स इन इट, राइट? सेल्फ इंडक्शन इज डिनोटेड बाय द लेटर L, म्यूचुअल इंडक्शन इज डिनोटेड बाय द लेटर M। क्लियर है? एक एक डेफिनेशन हो जाएगी। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन द कॉइल देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल इटसेल्फ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। Whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called mutual induction. In the phenomena of self-induction, induced current affects the main current. In the phenomena of mutual induction, induced current does not affect the main current. Hope you understand. पढ़ लो, पूछूंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब हमारे पास है इंडक्टेंसेस को यानी कॉइल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना। आपको याद है एक जमाना था जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और मैंने क्रॉस भी लगवा दिया था। मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ये बोला था इसके बिना कोई काम होगा नहीं। आज देखो फिर जरूरत पड़ेगी उनकी। आप बताओ, रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता था तो हर जगह क्या सेम रहता था? करंट। पढ़ा था हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट सेम रहता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह इस चैप्टर में क्या आ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यानी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा। क्लियर है? और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? जलील करूंगा, चुन चुन के पढ़ूंगा। आप बताना, मैं दो कॉइलों को जोड़ रहा हूं, बताना मैंने कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ी है। हाँ, कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ी है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ी है। ये L1 है, ये L2 है। ये करंट पे आएगा, बेगा नहीं पेगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? तो ये करंट इसमें से भी बह के जाएगा, इसमें से भी बह के जाएगा। करंट की वैल्यू में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे लिखूं, फाई बराबर पहली वाली में फ्लक्स प्लस दूसरी वाली में फ्लक्स। बोलो भैया, बच्चों ने पढ़े थे फाई बराबर लाई, तो फाई की जगह लाई। फाई वन इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यहाँ एल आई लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? L1 आई। फाई टू की जगह L2 आई। क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? क्या उड़ेगा? क्या बचेगा? क्लियर है? दो कॉइलों के लिए आ गया L1 प्लस L2, तीन होते तो L1 प्लस L2 प्लस L3 नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला यही था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं है मेरी बात में? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो गौर से देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही तो जोड़ते थे हम लोग, ये पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, L1 L2 L3। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर रेजिस्टेंस हुआ करते थे, तो रेजिस्टेंस के प्रत्येक एंड को एक साथ जोड़ते थे। यहाँ पर प्रत्येक कॉइल के फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया, प्रत्येक कॉइल के सेकंड एंड को एक साथ जोड़ दिया, और ये उठा के अपन ने तान दी बैटरी। करंट आ रहा, जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा क्या गैल दी गई? कजू जनते कजू जनते कजू जनते।
I1 I2 I3 कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ लिख दूं, तो जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, यानी सब जगह इंड्यूस ईएमएफ सेम रहेगा। अच्छा, ये करंट जैसे ही यहाँ आया, इसे 3 रास्तों में बढ़ गया, तो करंट की इक्वेशन क्या बना दूं? I इज इक्वल टू, स्टेप समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? दोनों साइड में LHS और RHS में T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो इट बिकम्स DI अपॉन DT। ये हो जाएगा हमारा DI1 अपॉन DT, DI2 अपॉन DT, DI3 अपॉन DT। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही सभी को? बचपन में मैंने पढ़ा था, आप बताओ, इंड्यूस ईएमएफ आपने पढ़ा था E, L, I और T, क्या रिलेशन है? हाँ, E बराबर लड़ी थी, ऐसी बचपन में पढ़ी थी, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बोलो भैया, माइनस को एल नीचे ले आऊंगा तो नजारा हो जाओ। बोलो भैया, तो डी आई अपॉन डी टी की जगह क्या टांग दूं? E अपॉन माइनस एल। ऐसे ही डी आई वन अपॉन डी टी, आई वन इसमें जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखूंगा? सिमिलरली E अपॉन माइनस एल वन। बोलो भैया, स्टेप समझ में नहीं आओ है? नहीं आया जी? किचर किचर कौन की आ रही है जी? क्लियर है ना? बताऊं? नहीं आया? आ गया। डी आई टू अपॉन डी टी की जगह E अपॉन, चलो अगला। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना? E अपॉन माइनस एल। बताओ भैया क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमरेटर में से E कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से माइनस वन कॉमन आ गया, 1 अपॉन एल वन। स्टेप क्लियर है? E से E कट गए, माइनस से माइनस कट गए। ये ठीक उसी प्रकार का रिलेशन आ गया, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, नोट में फॉर्मूला दिया हुआ है, उड़ा दो इस नोट को, उड़ा दो, काय का उड़ा दो। क्लियर? और इस नोट में बस जो बता रहा हूं उतना ध्यान रखना, इसीलिए कराया गया है ये, ठीक है? पहले बोर्ड पे देख ले सभी लोग ध्यान से। ये अगर मैं नहीं भी लिखाता तो अगर आप कॉमन सेंस रखते, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते तो कर सकते थे। ओटी आ गया पेपर में, वो बोल रहा है एल अपॉन आर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। उसने पूछा है एल अपॉन आर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, उसने 4 ऑप्शन दे दिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ओटी आ गया पेपर में। क्लियर? वो पूछ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एल अपॉन आर बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, एल अपॉन आर बराबर होता है बेटा टाइम। टाइम क्या होता है? इस टाइम को लोग टाउ भी लिखते हैं। एल अपॉन आर, आप लोग लिख लेना वहां पर जो खाली प्लॉट पड़ा है ना जगह, एल अपॉन आर बराबर होता है टी टाइम या टाउ। टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसे। आप सुनो 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 सुनो, याद तो आप कर लोगे मुझे मालूम है, नहीं भी याद हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, कैसे आया है देख लो। बचपन में पढ़े थे, ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। ई कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को क्या बोलते हो? वोल्टेज। वी बराबर आई आर। माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस लिखूं, बचा एल। डी आई करंट है, डी टी टाइम है। अब आप गौर से देखिएगा, आई करंट को एम्पियर में नापते हैं, आर को नीचे ले आया तो ये एल अपॉन आर हो गया। डी आई करंट है, एम्पियर में नापते हैं। डी टी टाइम है, टाइम को मैंने सिंपल टी लिख दिया, ठीक है? अब आप ए से ए कट गया, टी को इधर ले आया, टी बराबर एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर काय के बराबर आ गया? टी टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओटी पूछ सकता है, बस ओटी याद रखना। क्लियर है? इसको मेंशन कर लेना, कहीं भी नोट कर लेना भले ही। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, है ना? उसको क्रॉस मार दो। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उसको भी क्रॉस मार दो। अब आ जाए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार दिया ना दोनों क्रॉस? डन एवरीवन? नोट के बाद 2 क्वेश्चन क्रॉस मारने हैं। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स
एंड देयर सेल्फ इंडक्टेंसेस। क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेंदी है, 4 या 5 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, गौर से देखेंगे सब लोग। चल खड़ा है पीछे, तो सही कह रहा हूं। वो मुझसे ये कह रहा है, गौर से देखना सब लोग, ये एक सोलेनॉइड है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस मैंने मान लिया L1, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया N1, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैंने मान लिया A, इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान लिया L है। ठीक है, ये दूसरा सोलेनॉइड है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस मैंने मान लिया L2, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया N2, एरिया मैंने इसका A मान लिया, लेंथ मैंने इसकी L मान ली। ये दो अलग अलग सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं। अब आप एक बात बताओ, जहां सोलेनॉइड के बगल पे मैं दूसरी सोलेनॉइड रख देंगे, एक के बगल से ये दूसरी रख दी, तो इनके बीच में क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो कह रहा है दो सोलेनॉइड जो हैं उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में रिलेशन निकाल दूं। He is telling you drive the relationship between the mutual inductance between the two coils and their self inductances. He is telling you drive the relation for the mutual inductance between the two coils and their self inductances. Mutual inductance और self inductance के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। सबसे बढ़िया जुगाड़ दे रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, m बराबर √L1L2। फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये हमारे लिए चिट की तरह काम करता है। काय की तरह काम करता है? चिट की तरह काम करता है। कैसे करता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारे लिए जुगाड़ है, m बराबर √L1L2, यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। कैसे आया वो हमें देखना है। तो भैया हम कछु नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला मुझे चीख चीख के कह रहे हो, पहले L1 निकालूं यानी इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालूं, फिर L2 निकालूं यानी दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालूं, फिर इन दोनों को बगल बगल में रख के इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं। सीन क्लियर है? चलो ऑफ करते हैं। पहला सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आप पहले ही निकाल चुके हो, L1, L1 इज इक्वल टू ऐसे लिखूं फाइव बराबर Li, तो L बराबर पाई अपॉन आई, तो L1 इज इक्वल टू ऐसे लिखूं पाई 1 अपॉन आई। बोले भैया पाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी फर्स्ट कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N1, बी ए कॉस थीटा की जगह अपॉन आई, करंट मैंने मान लिया आई बह रहा है। ठीक है, आ जाओ, L1 इज इक्वल टू N1 अपॉन आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, क्या फॉर्मूला है? म्यू 0 एन आई, एन की जगह N1 लिखूंगा अपॉन L, ए एज इट इज, cos 0 1 होता है, 1 लिखूं, आई से आई कट गया, L1 बराबर म्यू 0 N1 इंटू N1, N1 स्क्वायर ए अपॉन L, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? ये आप ऑलरेडी डेरिवेशन प्रूव कर चुके हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, L बराबर म्यू 0 N स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली L2 बराबर क्या आएगा? आप डायरेक्ट बोलो क्या आएगा? म्यू 0 N2 स्क्वायर ए अपॉन L। आप चाहे तो यहाँ सिमिलरली L2 बराबर म्यू 0 N2 स्क्वायर ए अपॉन L करके भी लिख सकते हैं, मैं पूरा कर रहा हूँ। दूसरी कॉइल के लिए L2 बराबर ऐसे लिखूं पाई 2 अपॉन आई, बोले भैया पाई 2, यही फॉर्मूला फिर लगाओ, n की जगह N2 बी ए cos 0 अपॉन आई। हाँ भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, म्यू 0 n की जगह N2 आई अपॉन L, ए एज इट इज, cos 0 1 हो गया, आई आई ओ, ये आई रह गई है यहाँ पे, है ना, आई से आई कैंसिल, क्या आ गया? L2 बराबर, L2 बराबर आ गया हमारा म्यू 0 N2 स्क्वायर ए अपॉन L, इक्वेशन नंबर 2। प्लीज बातें ना करें, बात समझ में आ रही सभी को? अब मुझे क्या निकालना है? L1 आ गया, L2 आ गया, मुझे M भी तो निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते तो M बराबर पाई एस अपॉन आई पी, ये बढ़ा था बनने, यस और नो? अब मैं अगर ये चाहता हूं कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ पूर्ण रूप से लिंक हो जाए, तो ऐसे ही रखूं, जा भाई कॉइल है जहां ना रखने की बजाय जाके ऊपर ही लपेट दो। बोलो भैया चलो आ जाओ, आप बताना, आप फाई एस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, बोलो फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, एन की जगह क्या लिखूं? N2 B1, B1 क्यों लिखूं? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में है ना, सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, प्राइमरी से जो मिलना है वही आता है, यस और नो? हाँ, A2 की जगह क्या लिखूं? A, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, A मान रहा हूं। बोलो भैया cos 0 अपॉन आई पी आई। स्टेप समझ में आया सभी को?
m बराबर n2 अपॉन i, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, बोलो भैया, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, एज इट इज, कॉस जीरो 1 हो गया, आई से आई कट गया, m बराबर म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही सभी को? इक्वेशन नंबर 3 डन, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। आप गौर से देखिए, अगर मुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मुझसे चिक चिक के कह रहा है L1 निकाल लो, इक्वेशन नंबर 1, L2 निकाल लो, इक्वेशन नंबर 2, M निकाल लो, इक्वेशन नंबर 3। आगे की जुगाड़ भी यहीं से मिल रही है। ये कह रहा है L1 L2 को मल्टीप्लाई करो, यानी कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं? L1 और L2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने ही कह रहा है, और फिर क्या कह रहा हूं, बाको कहा ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, है ना? एक ही शॉट में कर रहा हूं, multiplying equation 1 and 2 and taking their square root। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले ये काम LHS के साथ करूंगा। पीछे हट दबाया, खड़ा हो जा बेटा, तो कह रहा हूं कैप, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 हमारी ये रही, इक्वेशन 2 हमारी ये रही, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले LHS के साथ करेंगे ये काम। इसकी LHS L1 है, इसकी L2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया, फिर टेकिंग देयर स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट, यही करेंगे। LHS के साथ हो गया ये काम, अब यही काम RHS के साथ करेंगे। चलो करो, बोलो क्या लिखूं? तो इसकी RHS ये है म्यू जीरो n1 स्क्वायर a अपॉन एल, और इसकी RHS म्यू जीरो n2 स्क्वायर a अपॉन एल। सही बोल रहा हूं? दोनों की RHS का आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? बताना बेटा आप ध्यान से। अंडर रूट L1 L2 बराबर, इसमें भी अंडर रूट है तो ये मैंने अंडर रूट लगा दिया, म्यू जीरो का म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, म्यू जीरो स्क्वायर, फिर ये आ गया n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, एल स्क्वायर। सीन क्लियर है? स्क्वायर स्क्वायर सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट L1 L2 बराबर म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल। स्टेप समझ में आया सभी को? देखो म्यू जीरो का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो केवल म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल। आपको समझ में आ रहा है? म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल का के बराबर है, m के बराबर है, तो अंडर रूट L1 L2 बराबर m, तो ऐसे लिख दूं m बराबर अंडर रूट L1 L2। आ गया हमारा? बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, m बराबर अंडर रूट L1 L2। अगर प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक ना हो तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला फिर आपका हो जाएगा m बराबर k अंडर रूट L1 L2। क्या हो जाएगा? m बराबर k अंडर रूट L1 L2। क्लियर? फिलहाल मैं इसमें ज्यादा बहकाना नहीं चाहता, इतना पढ़ लो, फिर इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा, तब फॉर्मूला लगेगा m बराबर अंडर रूट L1 L2। लेकिन अगर प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक ना हो तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा m बराबर k अंडर रूट L1 L2। k को यहाँ पर बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। परसेंटेज चेंज कर लेते हो? परसेंटेज जब भी हटाना होता है क्या करते हैं? 100 का डिवाइड करते हैं। मैं आपको 100% पढ़ा रहा हूँ तो आपके नंबर 110% आएंगे? नहीं आएंगे ना? आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने आ सकते हैं? 100% मार्क्स आ सकते हैं। 100% परसेंट हटाऊंगा तो 100 का डिवाइड करूंगा, ये रेशियो क्या आ गया? 1। सही बोल, अरे 100% परसेंट हटाऊंगा तो 100 का डिवाइड करूंगा तो बराबर कितना आ गया? 1 आ गया ना? ये सर नो? या फिर अगर 100% नहीं आए, ये 100% तो तब आएंगे जब आप एक आइडियल स्टूडेंट होंगे। क्लियर?
जब एक आइडियल स्टूडेंट होंगे तब आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, यानी रेशो 1 आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आइडियल कपलिंग होगी, आइडियल कपलिंग का मतलब 100% प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कपलिंग कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो देखो 1 रखोगे, के की जगह 1 रखोगे, के की जगह 1 रखोगे तो m बराबर √L1L2 तो आ जाएगा। क्लियर है। अब जरूरी तो नहीं है कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है 70% लिंक हो रहा हो सकता है 80% लिंक हो रहा हो। बोलो भैया, आप जितने भी विद्यार्थी पेपर देंगे, अगर आप आइडियल स्टूडेंट हैं तो आपके 100 में से 100 आएंगे, 100% आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, किसी के 70%, किसी के 75%, किसी के 90%, ऐसा ही तो होगा। किसी का भी 100% से ऊपर तो नहीं जाएगा। अब जैसे आपका 70% आया तो आप देखो ना, 70% हटाऊंगा तो 100 का डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 7/10 यानी 0.7, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। सिमिलरली प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 20%, 40%, 60% कुछ तो हो रहा होगा। तो यहाँ कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, बराबर भी हो सकती है। बोलो भैया, कपलिंग कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर हो सकती है। क्लियर है। एक ओटी पूछूं, बताना जरा, ध्यान से सुनना, ऑप्शन दे रहा हूं। ए बी सी डी ई, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। ये चूतिया मेट्रिक टाइप लोग हैं जो सी 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 चिल्ला रहे हैं पागलन की तरह। क्वेश्चन तो पूछ दो। फॉर आइडियल कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कोएफिशिएंट इज, तुम तो सी कह रहे थे, तुम तो सी कह रहे थे, चले आते हैं ना कहां थे। फॉर आइडियल कपलिंग कपलिंग कोएफिशिएंट इज 1। क्लियर। दोबारा बताओ, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, द वैल्यू ऑफ कपलिंग कोएफिशिएंट इज, तो फिर सी, क्योंकि कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। केवल कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछे तो लेस देन एंड इक्वल टू 1, और आइडियल कपलिंग के लिए कपलिंग कोएफिशिएंट पूछे तो k इज इक्वल टू 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइडियल कपलिंग होती क्या है, जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं। हाँ, समझ में आया। इसके बाद एक नोट दिया, पढ़ लो फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।